चलें जी सर, एक और रीअसेसमेंट हम देखने जा रहे हैं। हमारी तीसरी रीअसेसमेंट है और वो है इस दफ़ा रीअसेसमेंट ऑफ परचेज ऑप्शन। यानी सर हमें एक कॉन्ट्रैक्ट में एक ऑप्शन मिले कि हम चाहें तो लीज एसेट को एंड पे परचेज कर लें और अपने पास रख लें और ज़िंदगी भर फिर हमारे पास रहे। ठीक है जी, अब ये एक ऑप्शन है। अब सर पहले मैं सोच रहा हूँ कि मैं नहीं खरीदूंगा और बाद में मैं सोचूं कि सर मैं खरीदूंगा, तो सर ये रीअसेसमेंट है, मुझे अपनी लाइबिलिटी को एडजस्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब भी आप खरीदने का इरादा बनाएंगे आपको एंड पे में भी एक पेमेंट करना पड़े, और अगर ये पेमेंट आप करोगे तो आपकी लाइबिलिटी रीअसेस होगी, क्योंकि आपकी लीज अमाउंट्स, लीज पेमेंट्स, लीज की लाइबिलिटी वो चेंज करना पड़ेगी। आपके कैश फ्लो चेंज हो जाएंगे, क्योंकि आपको रेंटल्स के अलावा बैंड में क्या पे करना है, एक अमाउंट पे करनी है। ठीक है जी, एक अमाउंट एक्साइज प्राइस पे करनी है, तो वो एक्साइज प्राइस आपको अपनी लीज लाइबिलिटी में डालना पड़ेगी। याद रखिएगा सर, चूंकि इसमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स चेंज होंगे, अगर मैं पहले एसेट को नहीं खरीद रहा था तो मैं सिर्फ लीज टर्म के लिए यूज़ कर रहा था, और अगर अब खरीद रहा हूं तो मैं एंटायर लाइफ के लिए यूज़ करूंगा। या पहले मैं ये सोच रहा था कि मैं इसको खरीदूंगा और एंटायर लाइफ के लिए यूज़ करूंगा, और अब मैं सोच रहा हूं कि नहीं, मैं इसको सिर्फ लीज टर्म पे यूज़ करूंगा, तो मेरे इकोनॉमिक बेनिफिट्स चेंज होंगे। और अगर मेरे इकोनॉमिक बेनिफिट्स चेंज हो रहे हैं ना मेरे बच्चों, तो फिर हमें सर रीअसेसमेंट के लिए नया रेट इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, फिर सर सीधी सी बात है, अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपने एसेट को परचेज करना है, तो सर फिर आप इसको यूजफुल लाइफ पे डेप्रिशिएट करेंगे। पहले सोच रहा था कि मैं नहीं परचेज करूंगा, तो मैं लोअर और लीज टर्म और यूजफुल लाइफ पे डेप्रिशिएट कर रहा था। अब मैंने सोचा कि जी मैं इसको परचेज करूंगा, तो सर फिर मुझे जो है वो यूजफुल लाइफ पे उसको डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। एंड वाइस वर्सा सर, अगर मैं पहले सोच रहा था कि मैं नहीं खरीदूंगा और अब मैं सोच रहा हूँ कि खरीदूंगा, तो सर मेरे डेप्रिसिएशन का हिसाब किताब चेंज होगा। या पहले मैं सोच रहा था कि मैं खरीदूंगा और मैं यूजफुल लाइफ पे डेप्रिशिएट कर रहा था, और अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं नहीं खरीदूंगा, तो मैं सर लोअर पे डेप्रिशिएट करूंगा। यानी सर तीन इंपैक्ट्स हैं इसकी। लीज पेमेंट्स चेंज होंगी, नया रेट आपने लेना है, और सीधी सी बात यह कि सर डेप्रिसिएशन पे इसका इम्पैक्ट आएगा। आए जरा एक छोटी सी इलस्ट्रेशन देखते हैं सर, और फिर इसके बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं इसके ऊपर। सर मेरे सामने एक छोटी सी इलस्ट्रेशन है कि एक पर्टिकुलर केस में हमारी लीज टर्म है, मैं इसको इलस्ट्रेशन क्वेश्चन कह देता हूँ। लीज टर्म है सर मेरे पास 5 साल, लाइफ ऑफ द एसेट है 7 साल, रेंटल मेरे पास सर 100 रुपए का है जो मैंने हर साल के एंड पे पे करना है, और रेट सर मेरे पास 10% का है एट इंसेप्शन, जिससे मैंने डिस्काउंटिंग करनी है। एसेट कैन बी परचेज बाय पेइंग ₹198 एट फिफ्थ ईयर एंड। ठीक है, जब 5 साल के एंड पे आप इसको खरीद सकते हो सर 198 रुपये दे के। द लेसी इज नॉट इंक्लाइंड इनिशियली टू परचेज द एसेट। इसका मतलब है शुरू में मेरी लीज लाइबिलिटी में सिर्फ और सिर्फ रेंटल्स होंगे, और सर 5 साल के रेंटल्स होंगे, और मेरा कोई इरादा नहीं इस एसेट को परचेज करने का। तो सर बताएं, मैं अपना ROUA और लीज लाइबिलिटी कैसे कैलकुलेट करूंगा सर? सर मेरे पास 100 रुपए का रेंटल है, 1 - 1 प्लस सर 10% रेज टू द पावर -5 डिवाइडेड बाय 10%। सर ये मेरे पास अराउंड बनता है कोई 379.08। ये हमारी वही पुरानी फिगर है जो हम चलाते आ रहे हैं अब तक। ठीक है जी, हर इलस्ट्रेशन हमने इसी तरह की फिगर से शुरू किए ताकि आपको समझने में आसानी रहे। देन अब बताएं सर, मैंने ईयर 0 पे एक एंट्री पास की होगी। एक एंट्री क्या पास की होगी? ROUA डेबिट कितने से? 379.08, और लीज लाइबिलिटी क्रेडिट कितने से? 379.08। ऐसा ये हिसाब किताब हो गया सर। अब बताएं, मैं लीज लाइबिलिटी को अमोर्टाइज करूंगा और ROUA को डेप्रिशिएट करूंगा। जो मेरा ROUA, अच्छा वो कह रहे 2 years लेटर लेसी रीअसेसेस द सिचुएशन एंड नाउ विशेस टू परचेज द एसेट एट द एंड ऑफ 5 years। अब देखें, ये रीअसेसमेंट हुई कब है? 2 साल के एंड में। तो पहले जरा 2 साल के एंड में पहुंच तो जाओ। क्या करूं सर मैं? आपका जो ROUA है सर, उसका कैरिंग अमाउंट
ईयर 0 पे था 379.08। सर मेरे पास डेप्रिसिएशन ईयर 1 का, डेप्रिसिएशन ईयर 2 का, दोनों सालों का सर मेरे पास जो डेप्रिसिएशन आ रहा है 75.82 है। अगर मैं नेट करूं सर इनको तो मेरे पास सर ये आ रहा है 227.45। डन। अभी आ गया सर मेरे पास कैरिंग अमाउंट किसका, ROUA का एट ईयर 2। ठीक है जी। अब मैं लीज लायबिलिटी का कैरिंग अमाउंट निकाल रहा हूं तो सर इसके लिए मैं अगर एक शेड्यूल बना लूं तो मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। सर अगर मैं देखूं तो मेरे पास लीज लायबिलिटी बिफोर रीअसेसमेंट का एक छोटा सा टेबल मैंने डेवलप किया हुआ सर एक्सेल के ऊपर, और सर दूसरे साल के एंड में मेरी लीज लायबिलिटी को 248.69 पे मौजूद है। अब इस पॉइंट पे आके मैंने सोचा कि यार मैं एक काम करता हूँ, मैं एसेट को परचेज कर लेता हूँ, और परचेज भी कब करूंगा, 5वें साल के एंड में परचेज करूंगा। ठीक है। तो जब मैंने डिसाइड किया तो सर मैंने क्या किया, मैंने अपनी लायबिलिटी को रिवाइज किया। ऐसा क्या मैं कह सकता हूँ कि सर मैंने रिवाइज कैश फ्लोज निकाले होंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिवाइज्ड कैश फ्लोज या लीज पेमेंट्स आप कह लें, मोर अप्रोप्रिएट वर्ड वुड बी लीज पेमेंट्स। अब बताएं मेरे पास लीज पेमेंट्स हैं कितनी सर, मेरे पास सर 1, 2 और 3 रेंटल्स हैं सर मेरे पास, और एंड पे आके एक 198 रुपये की एक अमाउंट है जो मैंने पे करनी है। 100 रुपये का रेंटल इधर है, 100 रुपये का रेंटल इधर है, 100 रुपये का रेंटल प्लस 198 की अमाउंट जो आपने पे करनी है यहाँ पे। सर अब प्रेजेंट वैल्यू नया रेट 11% है। लेट मी जस्ट कंफर्म इट सर, इट इज 11% इंडीड। ऐसा माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सर्कल लगाया मतलब आपने, वाह जी वाह। यार दिल नहीं मान रहा था। तंग कर रहा हूँ आपको भाई। चलो जी आगे बढ़ो। अब बताएं सर इन तीनों की प्रेजेंट वैल्यू 11% पे मेरे पास अराउंड आएगी कोई 389.15। ठीक है जी। अब बताएं सर मेरे पास पुरानी वैल्यू कंपैरिजन, प्रीवियसली it was 248.69, now it is 389.15। एंड सर मेरे पास डिफरेंस कितने का आ रहा है, सर मेरे पास डिफरेंस आ रहा है अराउंड कोई 140.46। अब बताएं सर इस 140.46 को हम करेंगे क्या, एसेट में डाल देंगे सर, ROE में डाल देंगे। तो बताएं मैं एंट्री क्या पास करूंगा सर, ईयर 2 के एंड पे या ईयर 3 के स्टार्ट पे, ईयर 3 के स्टार्ट में मैं एंट्री पास करूंगा ROUA डेबिट 140.46 और लीज लायबिलिटी क्रेडिट कितने से 140.46। मेरा सवाल ये कि सर इसके बाद मेरा ROUA कितना हो जाएगा, ROUA मेरे पास कितना हो जाएगा सर, कैरिंग अमाउंट बिफोर रीअसेसमेंट कितना जी, सर मेरे पास रीअसेसमेंट से पहले ROUA था 227.45 और रीअसेसमेंट का इम्पैक्ट कितना है जी 140.46। सर ये मेरे पास आ रहा है अराउंड 367.91। ठीक है जी। अब ये आ गया मेरा ROUA। इसी तरह सर मेरा लीज लायबिलिटी जो है वो आगे इसका शेड्यूल आ जाएगा, इस ROUA को मैं करूंगा डेप्रिशिएट। ठीक है जी। अब बताएं अगर मैं ईयर 3 के एंट्रीज पास करूं, ईयर 3 के एंड की, तो सर इस ROUA को अब मुझे डेप्रिशिएट करना चाहिए कितने पे, सर यूजफुल लाइफ पे, और यूजफुल लाइफ इसकी कितनी बाकी है
सर इसकी यूजफुल लाइफ बाकी है 2 साल हो चुके हैं 7 सालों में से, तो 5 साल बाकी है। तो सर मेरे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना होगा सर? ये होगा मेरे पास 73.58। अलाउंस क्रेडिट कितने से? 73.58। इसी तरह मेरे बच्चों मैं लीज अमोर्टाइजेशन नया शेड्यूल बनाऊंगा यहाँ पे, ठीक है जी। और ये आ गया सर मेरा नया शेड्यूल। अब बताएं सर मैं ईयर 3 के एंड पे इस पे भी सूद बुक करूंगा सर। मैं एंट्री पास करूंगा सर, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कितने से? 42.81। और सर मैं लीज लायबिलिटी को भी डेबिट करूंगा सर, कितने से? 57.19 से। और मैं कैश क्रेडिट करूंगा सर अपने पास 100 रुपीज़ से, ठीक है जी। सर ये आगे के 3 सालों में ये लायबिलिटी 198 रुपये पे आके एंड पे ख़त्म होगी। और 198 रुपये वो अमाउंट है जो आपको याद होगा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि जो वो था हमारे पास, अल्लाह आपका भला करे, जो एक्साइज प्राइस थी एसेट को एंड में खरीदने की, ठीक है जी। नया रेट हमने इस्तेमाल किया, कैश फ्लोज की हमने सर प्रेजेंट वैल्यू निकाली, आपके सारा बिल्कुल सामने है, सारी की सारी चीज़ें, एक प्रॉपर इलस्ट्रेशन। आए ज़रा सर इसके ऊपर एक थोड़ा सा डिसेंट सवाल देखते हैं और कोशिश करने के जवाब उसको एक्सेल पे देखें। थैंक यू जी।